कक्षा 12वीं भौतिकी। इस भाग में हम लेंगे, ये आपका चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तब यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को वो पढ़ा चुके हैं, आप सब जान चुके हो। अब हम धारामापी के बारे में भी आपको बताया जा चुका है। अब आ जाते हैं यहाँ पर धारामापी की सुग्राहिता। तो सुग्राहिता का अर्थ हम कई बार कई उपकरणों के लिए उपयोग करते हैं। तब यहाँ पर धारामापी के परिप्रेक्ष्य में देखें, तब जब किसी धारामापी में अल्प धारा प्रवाहित करने पर या उनके सिरों पर अल्प वोल्टता लगाने पर भी कुंडली में अधिक विक्षेप होता है, तो उस धारामापी को हम अधिक सुग्राही कहेंगे, अर्थात धारामापी की सुग्राहिता अधिक होती है। तो धारामापी की सुग्राहिता को दो तरीके से परिभाषित करती हैं। एक होती है धारा सुग्राहिता और दूसरा होता है वोल्टता सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता मतलब अल्प धारा से अधिक विक्षेप प्राप्त हो, और वोल्टता सुग्राहिता का तात्पर्य है अल्प वोल्ट लगाने पर भी विक्षेप ज़्यादा से ज़्यादा आए। तब आ जाते हैं यहाँ पर धारा सुग्राहिता या करंट सेंसिटिविटी क्या चीज़ है। तो करंट सेंसिटिविटी के लिए, तो धारा सुग्राहिता या करंट सेंसिटिविटी क्या है। तब हम अगर किसी धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसकी कुंडली में उत्पन्न विक्षेप को उसकी धारा सुग्राहिता कहते हैं। अर्थात उसका सेंसिटिविटी की मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एकांक धारा पर कितना विक्षेप आता है इसको देखना चाहते हैं। वही उसकी क्या कहलाएगी, सुग्राहिता कहलाएगी। इसीलिए हम परिभाषा क्या देते हैं, एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसकी कुंडली में उत्पन्न विक्षेप को उसकी धारा सुग्राहिता कहते हैं। अब एकांक धारा प्रवाहित करने पर कितना विक्षेप आएगा, इसके लिए हम आगे चलते हैं। यदि धारामापी में आई धारा प्रवाहित करने पर उसकी कुंडली में उत्पन्न विक्षेप थीटा हो, यहाँ पर फाई है तो फाई ले सकते हो। यदि क्या होगा, फाई विक्षेप होती है, तब एकांक धारा में कितना विक्षेप आएगा, इसके लिए हमें क्या होगा, भाग देना पड़ेगा। इसीलिए धारा सुग्राहिता SI बराबर फाई बटे आई। तो ये हमारा मूल सूत्र मिल जाता है। अब चूंकि हम धारामापी वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं I बराबर K/NAB इंटू फाई, ऐसा आप जान चुके हो। तब यहाँ से इस सूत्र से हम इसको पक्षांतर कर देंगे तो फाई/आई बराबर मिल जाएगा NBA/K। इसलिए हम SI बराबर यहाँ पर मेजरमेंट हो जाता है NBA/K। तो SI अर्थात धारा सुग्राहिता के लिए सूत्र मिल जाता है NBA/K। समीकरण पहला हो गया। इसको दूसरा हम ले लेते हैं यहीं पर वोल्टेज सुग्राहिता। वोल्टेज सुग्राहिता की बात करते हैं, तब क्या हो जाएगी, ठीक उसी तरह से हम इसको भी परिभाषित करेंगे। एकांक वोल्टेज लगाने पर उसकी कुंडली में उत्पन्न विक्षेप को उसकी वोल्टता सुग्राहिता कहते हैं। जैसे वहाँ पर एकांक धारा के लिए दिए थे, तो उसी तरह से यहाँ पर क्या के लिए दे सकते हैं, एकांक वोल्टेज के लिए। अब यहाँ पर लेते हैं, यदि धारामापी के सिरों पर V वोल्टता लगाने पर उसकी कुंडली में उत्पन्न विक्षेप फाई हो, तो वोल्टता सुग्राहिता SV बराबर फाई/V हो जाएगी। परंतु हम जानते हैं ओम के नियम से V = IR। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर V के जगह IR रख देंगे। इस प्रकार हमें SV बराबर फाई/IR प्राप्त हो जाएगा। हमने V की जगह क्या रख दी, IR। और चूंकि हम पहले से हम जानते हैं कि फाई/आई का मान क्या होता है, NBA/K। तो इस तरह से SV बराबर क्या हो जाएगा, NBA/K इंटू R। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से यदि हम तुलना करेंगे तब क्या मिल जाएगा, SV बराबर SI/R, अर्थात ये दोनों के संबंध को दर्शाता है। अब इन दोनों से अर्थात धारामापी की जो धारा सुग्राहिता है और वोल्टेज सुग्राहिता है, उसके आधार पर या उसका सूत्र मिला है, उसके आधार पर हम धारामापी की सुग्राहिता के लिए कंडीशन या शर्त स्थापित कर सकते हैं। तो पहला आ जाता है यहाँ पर SV का मान या SI का मान अधिक होने के लिए N का मान अधिक होना चाहिए, B का मान अधिक होना चाहिए, A का मान अधिक होनी चाहिए, K का मान कम होनी चाहिए और R का मान भी
कम होनी चाहिए। तब आते हैं, इसको देखते हैं सुग्राहिता के लिए फर्स्ट पॉइंट मिलते हैं एन का मान अधिक होना चाहिए। तो एन क्या है, वास्तव में कुंडली में फेरों की संख्या, अर्थात हम धारामापी में जो कुंडली बनाते हैं उसमें फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए। दूसरा है ए का मान अधिक होनी चाहिए। तो ए क्या है, तो जो हम कुंडली लिए हैं उसका ये क्षेत्रफल है। तो हम जो कुंडली बनाते हैं उस कुंडली का जो क्षेत्रफल अधिक से अधिक होनी चाहिए। उसके बाद आता है तीसरा, बी का मान अधिक हो। तो बी का मान अधिक होने के लिए हम जो धारामापी बनाने के लिए नाल चुंबक लेते हैं, तो उस जो नाल चुंबक है उसकी जो चुंबकत्व है अधिक होनी चाहिए, अर्थात शक्तिशाली होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ क्या करना चाहिए, उन दोनों के बीच क्रोड, क्योंकि क्रोड करने से चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। तो इस तरह से बी का मान अधिक होने के लिए नाल चुंबक को शक्तिशाली होनी चाहिए और कुंडली के अंदर क्रोड का उपयोग करनी चाहिए। चौथा जो है के का मान कम होना चाहिए। तो के का मान कम होने के लिए क्या होनी चाहिए, तो के क्या है, तो दो प्रकार के हमने जो धारामापी बतलाए हैं। एक क्या होती है, सस्पेंडेड गैल्वेनोमीटर अर्थात निलंबन धारामापी बतलाए थे, जिसमें फास्फर ब्रांच की पत्ती लगी रहती है। तो उस निलंबन तार को क्या होना चाहिए, के मान को कम होने के लिए लचीला और लंबा होना चाहिए। इसीलिए जो फास्फर ब्रांच की पत्ती है उसको पतला और लंबा लिया जाता है। और दूसरा, हम किलकित प्रकार के जो धारामापी बतलाए हैं, तो किलकित प्रकार के धारामापी में क्या होती है, स्प्रिंग जो होता है तो उसके अनुसार क्या होनी चाहिए, जो स्प्रिंग की जो ऐंठन दृढ़ता है ये कम होनी चाहिए, अर्थात स्प्रिंग को भी लचीला होना चाहिए। तो इस तरह से चार प्रमुख कंडीशन है, ये शर्तें हैं जिसके आधार पर हम सुग्राहिता को बढ़ा सकते हैं। एक और यहाँ पर आए, जैसे यहाँ पर आर का मान कम होनी चाहिए। तो आर के मान को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम जो कुंडली लिए हैं उन कुंडली को अच्छे या अधिक चालकता वाले जो तार है, जैसे तांबा या चांदी, उसका बना होना चाहिए। अब हम लेते हैं शंट या पार्श्ववाही। तो शंट या पार्श्ववाही क्या है, तब क्या है, इसको जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि इसकी आवश्यकता क्या है। क्योंकि यदि धारामापी से उच्च धारा प्रवाहित की जाए तो निम्न कारणों से क्या होती है, वह खराब हो जाती है। तो पहला यहाँ पर कारण है, अगर धारामापी भी हम ज़्यादा धारा प्रवाहित करें या किसी कारण ज़्यादा धारा प्रवाहित होती है तो धारामापी की कुंडली क्या हो जाएगी, गर्म होकर जल सकती है, और जब कुंडली जल जाएगी तब धारामापी खराब हो जाएगा। दूसरा है, यदि हम अधिक धारा प्रवाहित करते हैं तब क्या हो जाएगा, अचानक विक्षेप ज़्यादा आएगा, और विक्षेप ज़्यादा आएगा तब क्या होगी, संकेतक टूट सकता है। तो ये दोनों कारणों से क्या हो जाती है, धारामापी खराब हो जाती है। तो इन कारणों से जो खराब होती है धारामापी, उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, कम प्रतिरोध का तार धारामापी की कुंडली के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और इसी तार को जो कुंडली के साथ समानांतर क्रम में जोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। तो यहाँ पर शंट की एक परिभाषा हम बतला देते हैं आपको। तो शंट अल्प प्रतिरोध का एक तार होता है जिसे धारामापी की कुंडली की सुरक्षा के लिए उसके साथ समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो ये शंट के लिए परिभाषा हो गया। अब हम लेते हैं, अगर धारामापी की कुंडली के साथ शंट लगा दिए तो और धारा तो शंट से ऊपर चला जाएगा, फिर धारामापी सही सही विक्षेप कैसे दिखलाएगी, या जितना विक्षेप आएगा उसके साथ हम कितना धारा बह रहा है इसकी जानकारी कैसे लेंगे। तब इसके लिए हम लेते हैं शंट का सिद्धांत, और इस सिद्धांत के आधार पर हम धारामापी में जितना धारा प्रवाहित होती है उसको जान सकते हैं। तब शंट के सिद्धांत के लिए हम लेते हैं, माना धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध क्या है, जी है, और जो शंट हम ले रहे हैं समानांतर क्रम में कुंडली के साथ लगाए हैं जो प्रतिरोध जिसको शंट कहते हैं, तो शंट का प्रतिरोध कितना है, एस है। अब यहाँ पर लेते हैं, यदि हम मुख्य धारा, हम जो धारामापी है उसमें मुख्य धारा क्या है, आई प्रवाहित करते हैं, मुख्य धारा का मान आई है। तब ऐसे स्थिति में हम धारामापी की कुंडली में बहने वाली धारा को आई जी और
शंट में बहने वाली धारा को IS लें, अगर इतनी इतनी धारा प्रवाहित होती है तब क्या हो जाएगा, मुख्य धारा I बराबर क्या मिल जाएगा हमें, IG प्लस IS ये प्राप्त होगा। ये कैसे प्राप्त होगा, इसको इस डायग्राम से समझते हैं। मान लो हमने क्या किया, ये मुख्य धारा है, किसी भी परिपथ पे जोड़ते हैं तो वहाँ से आने वाला है। अब यहाँ पर इतना भाग ये धारामापी अर्थात धारामापी के कुंडली से होकर जा रही है सीधे सीधे। अब चूंकि इसके समानांतर क्रम में हमने शंट को लगाया है तो शंट को हम इस तरह से जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगी, किरचॉफ का नियम लागू करेंगे तब मुख्य धारा का जो IG भाग है धारामापी की कुंडली से होकर जाएगी और IS क्या हो जाएगा, शंट से होकर जाएगा और यहाँ पर आकर फिर से मुख्य धारा उतनी की उतनी हो जाएगी। तब निश्चित रूप से हम यहाँ पर किरचॉफ का इस बिंदु पर यदि किरचॉफ के नियम लागू करेंगे तो मुख्य धारा I बराबर क्या होगा, IG प्लस IS। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं मुख्य धारा I बराबर क्या होगा, IG प्लस IS। इसको हम समीकरण पहला ले लेते हैं। अब आगे यहाँ पर लेते हैं, आगे लेने के लिए हम लेते हैं अब धारामापी की कुंडली और शंट समानांतर क्रम में जुड़े हैं। जैसे इसमें देखो वो धारामापी की कुंडली है, ये G से दर्शाया गया है, मतलब धारामापी की कुंडली है, और ये क्या शंट है, तो ये दोनों क्या है, समानांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समानांतर क्रम में जुड़े हैं मतलब क्या होगा, दोनों के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज बराबर होगी। तब यहाँ पर लिख सकते हैं हम धारामापी की कुंडली और शंट समानांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः दोनों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर बराबर होंगे, अर्थात कुंडली में उत्पन्न विभवांतर बराबर शंट में उत्पन्न विभवांतर। अब यहाँ पर लेते हैं कि कुंडली में कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, चूंकि हम ओम के नियम से जानते हैं V = क्या होता है, IR, इसलिए हम यहाँ पर लेंगे कुंडली में प्रवाहित धारा IG और कुंडली का प्रतिरोध G, इन दोनों का गुणनफल लेंगे तब ये क्या होगा, कुंडली में उत्पन्न विभवांतर को प्रदर्शित करेगा। ठीक इसी तरह से शंट में उत्पन्न विभवांतर के लिए भी वही सूत्र लागू करेंगे। शंट में प्रवाहित धारा IS और शंट का जो प्रतिरोध है S, इन दोनों का गुणनफल। तो इस तरह से हमें एक संबंध मिल जाता है। अब आगे यहाँ पर देखेंगे तब क्या हो जाएगा, IG को इधर पक्षांतर कर देते हैं तब क्या आएगा, IS बटे IG बराबर क्या होगा, G बटे S। अब यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों पक्षों में एक एक जोड़ देंगे, अर्थात योगानुपात नियम लागू करेंगे तब क्या होगा, ये नीचे वाली राशि ऊपर में जुड़ जाता है, मतलब क्या होगा, IS प्लस IG बटे IG। तो इस पक्ष में जितना होगा उसी तरह से इस पक्ष में भी होगा, तब क्या होगा, G प्लस S बटे S। अब यहाँ पर आगे यहाँ पर देखेंगे, चूंकि IS प्लस IG बराबर क्या होता है, I होता है, तब इस तरह से हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं, मुख्य धारा लिख सकते हैं। तो I बराबर I बटा क्या मिल जाएगा, IG बराबर G प्लस S बटे S। तब इस तरह से हमें मिल जाता है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो IG = क्या होगा, I फिर S बटे G प्लस S। इसको चाहो तो हम यहाँ पर समीकरण 2 लिख सकते हैं। समीकरण 2 लिखते हैं तब क्या रीजन मिल गया, आखिर धारामापी में मुख्य धारा का कितना भाग प्रवाहित हो रहा है, इसके आधार पर हम जान सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं IG में कितनी धारा प्रवाहित होगी। अब आगे यहाँ पर लेते हैं, यदि मुख्य धारा का nवां भाग कुंडली में से प्रवाहित होती है, nवां भाग हम मान लो 10 एम्पियर मुख्य धारा है और हम ये चाहते हैं कि कुंडली में क्या होगा, 1 एम्पियर प्रवाहित हो, तो 10वां भाग कहेंगे उसको। तब यहाँ पर लेते हैं, यदि मुख्य धारा का nवां भाग कुंडली में प्रवाहित हो रहा हो तब IG बराबर क्या होगा, मुख्य धारा I का nवां भाग, अर्थात IG बराबर I बटे n। अब यहाँ पर IG का मान लेते हैं, I बटा n लेते हैं। अब इस मान को इसकी जगह रख दो IG की जगह, तो क्या होगा, I/n बराबर IS फिर G प्लस S। अब इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं तो NS बराबर क्या आ जाएगा, G प्लस S। इस S को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो क्या होगा, S कॉमन निकल जाएगा और बचेगा n-1। तो इसीलिए S n-1 बराबर G आ जाएगा, जिससे S बराबर कितना आ जाएगा, G बटा n-1। अर्थात इस सूत्र के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, कितने मान का शंट लगाएंगे ये निकाल सकते हैं, अर्थात S का मान इस सूत्र के द्वारा निर्धारित होती है। अर्थात यदि हम मुख्य धारा का nवां भाग कुंडली में प्रवाहित करना चाहते हैं तब क्या होना चाहिए, n-वां भाग वाला क्या करना चाहिए, शंट लगाना पड़ेगा। जैसे हमारे पास मिला है शंट का जो मान कितना होगा, S बराबर G बटे n-1।
अर्थात यदि हम मुख्य धारा के nवें भाग को धारा मापी में से प्रवाहित करना चाहते हैं तो शंट के प्रतिरोध को धारा मापी के प्रतिरोध का n-वां भाग होना चाहिए। और यही क्या है, शंट का सिद्धांत है। इसको एक न्यूमेरिकल संख्यात्मक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए लेते हैं, मान लो हमारे पास जो धारा मापी दिया गया है उसकी कुंडली का प्रतिरोध 27 ओम है और हम यहाँ पर मुख्य धारा का 10वां भाग कुंडली से प्रवाहित होती है, मतलब प्रवाहित कराना चाहते हैं। कितना भाग, 10वां भाग। तब हम कितने मान का शंट लगाएंगे, तब शंट का प्रतिरोध इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं, H बराबर G बटे n-1। तब यहाँ पर G का मान कितना है, 27 ओम दिया गया है और n 10वां भाग है, तो क्या होगा, ये 10 ऋण 1 हो जाएगा, तो मिल जाएगा 27 बटे 9 बराबर 3 ओम। अर्थात अगर हम 10वां भाग प्रवाहित कराना चाहते हैं तब यदि कुंडली के जो प्रतिरोध है 27 ओम है, तब हमें कितने ओम का शंट लगाना पड़ेगा, 3 ओम का शंट लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम अलग अलग स्थितियों में अलग अलग मान वाला शंट लगा सकते हैं। अब आगे आते हैं शंट से क्या लाभ है। तो जैसे हमने इसका शंट की औचित्य में ही बतला दिए हैं कि शंट क्या करता है, कुंडली में से होकर जाने वाली जो धारा है उसको कम कर देता है, जिससे क्या होती है, कुंडली सुरक्षित रहती है। इसके साथ साथ क्या होती है, जो धारा मापी है उसका परिणामी प्रतिरोध कम हो जाता है। और जिससे हम, चूंकि धारा मापी को यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ने से उस परिपथ में प्रवाहित धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होती। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं, शंट लगाने से बहुत ही कम धारा मापी से होकर जाती है, इसीलिए क्या हो जाता है, धारा मापी की कुंडली हमेशा बच जाती है। तीसरा यहाँ पर क्या है, हम शंट लगाकर, उचित मान के शंट लगाकर क्या कर सकते हैं, धारा मापी का जो परास है अर्थात 20 एम्पियर 30 एम्पियर अर्थात उसके जो परास है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से शंट लगाने के 3 लाभ याद रखेंगे। आगे लेते हैं शंट से हानि। तो शंट से हानि क्या हो जाती है, यहाँ पर शंट लगाने से क्या हो जाती है, पहली बात तो उसकी सुग्राहिता कम हो जाती है और दूसरा क्या है, यहाँ पर दूसरा स्थिति क्या है, हम शंट लगा देने से हम अल्प धारा का मान ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि सुग्राह्यता कम हो गई इसीलिए अल्प धारा का मान ज्ञात नहीं कर सकते। उस स्थिति में धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं आता। अब लेते हैं हम शंट का उपयोग। तो शंट का उपयोग के लिए तो पहला उपयोग है ये धारा मापी की प्रबल धारा से सुरक्षा के लिए। तो पहला उपयोग हम क्या करते हैं, इसकी सुरक्षा, धारा मापी को सुरक्षित रखने के लिए है। और दूसरा जो उपयोग है, धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए, इसको याद रखना है, धारा मापी को अमीटर क्या है इसको बतलाएंगे। तो अमीटर में रूपांतरित करने के लिए। और तीसरा है अमीटर के परास को बढ़ाने के लिए। चूँकि हम शंट का सिद्धांत पढ़े हैं तो उसके आधार पर अमीटर के परास को बढ़ा सकते हैं, परास को बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से शंट के सिद्धांत के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उसका लाभ का उपयोग कर सकते हैं, हानि है उस हानि को हम क्या कर सकते हैं, उससे बचाव कर सकते हैं। और शंट का जो प्रमुख उपयोग है, सुरक्षा, धारा मापी को अमीटर में बदलना और अमीटर के परास में वृद्धि करना, ये इसका प्रमुख उपयोग है। इस पे उपयोग करेंगे। तब इसके बाद जो अगला हम वीडियो लेंगे उसमें आएगा धारा मापी को अमीटर में रूपांतरण और धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरण।